नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार लांबा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गलोरे सिक्कर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की हस्तकला और उस हस्तकला में हमने कुछ बातें पढ़ ली थी, कुछ बातें आज ही पढ़ेंगे। तो अब अपनी जो अगली कला है वो कला है उस्ता कला। कौन सी कला? उस्ता कला। उस्ता कला है। इस उस्ता कला का दूसरा नाम है मुनवत्ती कला। अब बात आती है कि साहब ये उस्ता कला या मुनवत्ती कला है, ये कला क्या होती है? तो मरती ऊंट होता है और उस मरत ऊंट की क्या होती है? खाल होती है और उस खाल पर सोने के क्या होते हैं? तार होते हैं और उस सोने के तारों से क्या बनाए जाते हैं? छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं। तो पर्सन आता है, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशीदार चित्रांकन करने की कला को क्या कहा जाता है? उस्ता कला। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है? ऊंट होता है, ऊंट के मरने के बाद में ऊंट की क्या निकाली जाती है? खाल निकाली जाती है और उस खाल को पारदर्शी बनाया जाता है। और पारदर्शी बनाने के बाद में उस खाल पर सोने के तारों से क्या बना दिए जाते हैं? चित्र बना दिए जाते हैं। तो वो चित्र बनाने की जो कला है वो कला क्या कहलाती है? उस्ता कला या मुनवत्ती कला कहलाती है। अब ये जो उस्ता कला है, इसी उस्ता कला का जन्म है या उद्भव है? इसका जन्म या उद्भव कहां पर हुआ था? इसका जन्म या उद्भव हुआ था ईरान या पर्सिया या फारस में। तो उस्ता कला का जन्म कहां पर हुआ था? ईरान, पर्सिया या फारस में। और वहां से इस कला के जो कलाकार हैं, ये कलाकार कहाँ आए? अफगानिस्तानी आए। अफगानिस्तान से ये कलाकार कहाँ आए? लाहौर। और लाहौर से ये कलाकार कहाँ पर आए? बीकानेर। तो आज भी राजस्थान में ये उस्ता कला है। ये उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। एक ये प्रश्न आता है, राजस्थान में उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। बीकानेर में उस्ता कला के कलाकार कहां से आए थे? लाहौर से आए थे। उस्ता कला के कलाकारों को लाहौर से बीकानेर लेकर आने वाला बीकानेर का जो शासक था, उस शासक का नाम था महाराजा राय सिंह। तो बीकानेर में उस्ता कला के कलाकारों को लाहौर से बीकानेर लेकर आने वाला जो शासक था, वो शासक कौन था? महाराजा राय सिंह। उस्ता कला है। इस उस्ता कला के कलाकारों को सर्वाधिक संरक्षण है, ये सर्वाधिक संरक्षण बीकानेर के किस शासक ने दिया था? तो उस बीकानेर के शासक का नाम था महाराजा अनूप सिंह। तो महाराजा अनूप सिंह ने उस्ता कला के कलाकारों को सर्वाधिक क्या दिया था? संरक्षण दिया था। अब बात आती कि साहब उस्ता कला है, इस उस्ता कला को सर्वप्रथम प्रसिद्धि दिलाने वाला क्या था? कलाकार था।
उस कलाकार का नाम था कादरी बख्श। कलाकार का क्या नाम था? कादर बख्श। कादर बख्श नाम के कलाकार ने उस्ता कला को राजस्थान में सबसे पहली बार प्रसिद्धि दिलाई, या पहली बार इसको कादर बख्श ने क्या दिलाई? पहचाने दिलाई। एक कलाकार था, उस कलाकार का नाम था इलाही बख्श। कलाकार का क्या नाम था? इलाही बख्श। और इस इलाही बख्श ने ऊंट की खाल पर सोने के तारों से बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह राठौड़ का क्या बनाया था? चित्र। तो बीकानेर के शासक गंगा सिंह राठौड़ का चित्र ऊंट की खाल पर सोने के तारों से बनाने वाला चित्रकार कौन था? तो उस चित्रकार का नाम था इलाही बख्श। ये चित्र वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? मुख्यालय न्यूयॉर्क ही अमेरिका में, उस मुख्यालय में ये चित्र आज भी लगा हुआ है। उस्ता कला है, इस उस्ता कला का सबसे प्रसिद्ध जो कलाकार हुआ है, उस कलाकार का नाम है हिसामुद्दीन उस्ता। कलाकार का क्या नाम है? हिसामुद्दीनी उस्ता। दोस्तों, प्रश्न कई बार आता है कि उस्ता कला का सबसे प्रसिद्ध कलाकार है, वो कलाकार कौन हुआ है? तो उस कलाकार का नाम है हिसामुद्दीन उस्ता। इस हिसामुद्दीन उस्ता को उस्ता कला के लिए 1986 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री पुरस्कार ही मिला था। हिसामुद्दीन उस्ता है, इसका जन्म 1914 ईस्वी में हुआ था और इसका जन्म बीकानेर जिला है। इस बीकानेर जिले की तहसील है लूणकरणसरी तहसील, और इस लूणकरणसर तहसील का गांव है दुलमेरा गांव, और उस दुलमेरा गांव का ये रहने वाला था। तो प्रश्न आता है कि उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता का संबंध बीकानेर जिले के किस गांव से है? तो दुलमेरा गांव से। इस गांव में 1914 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म ही हुआ था। हिसामुद्दीन उस्ता है, इसकी जो मृत्यु है ये 1987 ईस्वी में हो गई थी। दोस्तों, राज्य सरकार है, इस राज्य सरकार ने उस्ता कला को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर है, इस बीकानेर में 15 अगस्त 1975 ईस्वी में हिसामुद्दीन उस्ता केमल हाइड एंड ट्रेनिंग सेंटर की क्या की थी? स्थापना की थी। तो प्रश्न आता है कि राज्य सरकार ने उस्ता कला को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर में हिसामुद्दीन उस्ता केमल हाइड एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कब की थी? तो वो वर्ष है 15 अगस्त 1975 ईस्वी में। वर्तमान समय में इस संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहां पर कर दिया गया है? जयपुर कर दिया गया है। अब बात आती कि साहब वर्तमान समय में उस्ता कला का जो कलाकार है उस कलाकार का नाम है, वो नाम क्या है?
हनीफी उस्ता। क्या नाम है? हनीफी उस्ता। तो दोस्तों ये बात हो गई किस कला के बारे में? उस्ता कला के बारे में। तो अब बात आती है कि साहब उस्ता कला क्या होती है। तो ऊंट की खाल पर सोने के तारों से स्वर्णिम नक्काशीदार चित्रांकन करने की कला को क्या कहा जाता है? उस्ता कला। राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। बीकानेर में उस्ता कला के कलाकार कहाँ से आए? लाहौर। लाहौर से बीकानेर लेकर आने वाला शासक राय सिंह। सर्वाधिक संरक्षण देने वाला शासक अनूप सिंह। उस्ता कला को सबसे पहले प्रसिद्ध देने वाला कलाकार कादर बख्श। गंगा सिंह राठौड़ का चित्र बनाने वाला कलाकार इलाही बख्श। उस्ता कला के जितने भी कलाकार हुए हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता को उस्ता कला के लिए बीकानेर में 1986 ईस्वी में इसको कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री पुरस्कार ही मिला था। संबंध कहां से है? बीकानेर से। और इस हिसामुद्दीन उस्ता के नाम पर राज्य सरकार ने उस्ता कला को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान की स्थापना की? हिसामुद्दीन उस्ता केमल हाइट एंड ट्रेनिंग सेंटर की। वर्तमान समय में कलाकार हनीफी उस्ता। उसके बाद में अगली कला है मथेरना कला। कौन सी कला? मथेरना कला। अब बात आती कि साहब ये मथेरना कला क्या होती है। तो मथेरना कला में क्या होता है? धार्मिक स्थल होते हैं। क्या होते हैं? धार्मिक स्थल। और उन धार्मिक स्थलों पर देवी और देवताओं के क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। और चित्र भी कैसे? भित्ति चित्र। कैसे चित्र? भित्ति चित्र। तो प्रश्न आता है कि धार्मिक स्थलों पर देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाने की क्या होती है? कला होती। उस कला को हम क्या कहते हैं? मथेरना कला। अब बात आती कि साहब ये भित्ति चित्र क्या होते हैं। दीवार होती है, जैसे ये दीवार है, इस दीवार पर प्राचीन समय के देवी देवताओं के क्या बना दिए जाते हैं? चित्र बना दिए जाते हैं। तो उस कला को क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र। धार्मिक स्थल जैसे हिंदू धर्म में मंदिर है, जैन धर्म में क्या होते हैं? मंदिर होते हैं। सिख धर्म में क्या होता है? गुरुद्वारा। ईसाई धर्म में गिरजाघर। तो वो धार्मिक स्थल है और उन धार्मिक स्थलों पर क्या बना दिए जाते हैं? धर्म से संबंधित देवी देवताओं के चित्र बना दिए जाते हैं। तो वो कला क्या कहलाती है? मथेरना कला। ये कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की क्या है? प्रसिद्ध है। तो उस्ता कला और मथेरना कला दोनों कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में अगली कला आती है मूर्ति कला। कौन सी कला? मूर्ति कला। तो अब बात आती है कि साहब ये मूर्ति कला क्या होती है। पत्थर होते और उन पत्थरों से विभिन्न प्रकार की कलात्मक या आकर्षक मूर्तियां बनाने की क्या होती है? कला होती है। उस कला को हम क्या कहते हैं? मूर्ति कला। राजस्थान है, इस राजस्थान में मूर्ति बनाने का कार्य करने वाली जो जाति होती है उस जाति को क्या कहा जाता है? सिलावटी कहा जाता है।
तो राजस्थान में मूर्तियां बनाने का कार्य करने वाली जाति को किस नाम से जाना जाता है? सिलावट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान है, इस राजस्थान में सफेद संगमरमर की क्या है? मूर्तियां हैं। तो राजस्थान में सफेद संगमरमर की जो मूर्तियां हैं वो एक तो प्रसिद्ध है जयपुर की, जयपुर के बाद में नंबर आता है अलवर का, और अलवर जिले का भी गांव है, उस गांव का नाम है गुड्डा किशोरी गांव। कौन सा गांव? गुड्डा किशोरी गांव। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सफेद संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। जयपुर के अलावा अलवर, और अलवर जिले का कौन सा गांव? गुड्डा किशोरी गांव। उसके बाद में आती है लाल पत्थरों की मूर्तियां, और राजस्थान में लाल पत्थरों की जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां किस गांव की प्रसिद्ध है? थानागाजी। और ये गांव कहां पर है? अलवर में। कहां पर है दोस्तों? अलवर में है। एक आती है जिंकी या दस्ते से निर्मित मूर्तियां। तो जिंक या दस्ते से निर्मित जो मूर्तियां हैं ये मूर्तियां राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। एक आती है काले पत्थर की मूर्तियां। कौन सी मूर्तियां? काले पत्थर की मूर्तियां। और ये काले पत्थर की जो मूर्तियां हैं ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में काले पत्थर की मूर्तियां हैं वो एक तो प्रसिद्ध है डूंगरपुर जिले की, और एक प्रसिद्ध है बांसवाड़ा जिले की। तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में काले पत्थर की क्या बनाई जाती है? मूर्तियां बनाई जाती हैं। बांसवाड़ा जिला है और इस जिले का गांव है कौन सा? तलवाड़ा गांव है। और इस तलवाड़ा गांव में काले पत्थर की मूर्तियां बनाने का कार्य किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? उस जाति का नाम है सोमपुरा जाति। तो राजस्थान में मूर्तियां बनाने वाली जाति को क्या कहा जाता है? सिलावट। अभी बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा नामक स्थान पर काले पत्थर की मूर्ति बनाने का कार्य किस जाति के लोगों द्वारा? सोमपुरा जाति के लोगों द्वारा। और सोमपुरा जाति के लोग तलवाड़ा गांव में कहां से आए हैं? गुजरात से आए। और गुजरात में मूर्ति बनाने वाली जाति को क्या कहा जाता है? सोमपुरा कहा जाता है। राजस्थान में उनको क्या कहा जाता है? सिलावट। तो ये बात हो गई मूर्ति कला के बारे में। कौन सी कला के बारे में? मूर्ति कला के बारे में। मूर्ति कला के बाद में अगली कला आती है ठेवा कला। मूर्ति कला के बाद में अगली कला कौन सी आती है? ठेवा कला। अब बात आती है कि साहब ये ठेवा कला क्या होती है? कौन सा कांच होता है? रंगीन कांच होता है, और इस रंगीन कांच पर सोने के तारों से क्या बना दिए जाते हैं? चित्र बना दिए
जाते हैं। तो वो कला क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि रंगीन कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करना या फिर रंगीन कांच पर स्वर्णिम नक्काशीदार चित्रांकन करने की कला को क्या कहा जाता है? तो उस कला को कहा जाता है थेवा कला। थेवा कला है। इस थेवा कला का क्या है? जन्मी दाता है। और राजस्थान में थेवा कला का जन्मदाता किसको माना जाता है? नाथूजी सोनी को माना जाता है। और ये नाथूजी सोनी ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे प्रतापगढ़ जिले के। तो आज भी राजस्थान में थेवा कला है। ये थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला है। इस थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार जाना जाता है? उस परिवार का नाम है राजसोनी परिवार। तो यह प्रश्न भी कई बार आता है कि प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार किस कला के लिए जाना जाता है? तो वो कला कौन सी है? थेवा कला। थेवा कला है। इस थेवा कला में लाल, हरे, नीले और पीले रंग के कांच का क्या होता है? प्रयोगी होता है। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि थेवा कला में किस प्रकार के रंगीन कांच का प्रयोग होता है? तो वो कौन सा है? लाल, हरा, नीला और पीला। या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरे कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करना क्या कहलाती है? तो वो भी कौन सी कला हो जाएगी? थेवा कला। तो थेवा कला में प्रयुक्त होने वाला नीला, हरा और पीले रंग का जो कांच है, ये कांच किस देश से मंगाया जाता है? तो उस देश का नाम क्या है? बेल्जियम। यह प्रश्न भी कई बार आता है कि थेवा कला में प्रयुक्त होने वाला रंगीन कांच किस देश से आयात किया जाता है? तो वो कौन सा देश है? बेल्जियम है। वर्तमान समय में थेवा कला का जो कलाकार है, उस कलाकार का नाम है गिरीश कुमार सोनी। कलाकार का नाम क्या है? गिरीश कुमारी सोनी। तो अब बात आती है कि रंगीन कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करने की कला को क्या कहा जाता है? थेवा कला। थेवा कला का जन्मदाता कौन था? नाथूजी सोनी। राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार थेवा कला के लिए जाना जाता है? राजसोनी परिवार। थेवा कला में किस प्रकार के रंगीन कांच का प्रयोग होता है? लाल, हरा, नीला और पीला। और यह रंगीन कांच किस देश से मंगाया जाता है? बेल्जियम से। अगली कला है मीनाकारी कला। कौन सी कला? मीनाकारी कला। अब बात आती कि साहब ये मीनाकारी कला क्या होती है? तो मीना शब्द का अर्थ होता है रंगी चढ़ाना। क्या चढ़ाना? रंगी चढ़ाना। तो अब मीनाकारी कला में क्या होती है? विभिन्न प्रकार की धातुएं होती हैं और उन धातुओं के बने हुए क्या होते हैं? आभूषणें होते हैं। और उन आभूषणों में पहले कढ़ाई की जाती है और कढ़ाई करने के बाद में उनमें क्या भर दिया जाता है? रंग भर दिया जाता है।
उस कला को हम क्या कहते हैं? मीनाकारी कला। तो प्रश्न आता है कि आभूषणों में रंग चढ़ाने की कला को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है मीनाकारी कला। विभिन्न प्रकार की धातुएं, जैसे सोना है, चांदी है, पित्तल है, तांबा है, इन धातुओं से क्या बने होते? आभूषण बने होते। और इन आभूषणों में पहले कढ़ाई की जाती है और कढ़ाई करने के बाद में उनमें क्या भर दिए जाते हैं? रंग भर दिए जाते हैं। तो वो कला कौन सी होती है? मीनाकारी कला। तो मीनाकारी कला है, इसमें सबसे ज्यादा लाल व हरे रंगों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मीनाकारी कला में सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग ही होता है? तो वो रंग कौन सा है? लाल व हरा। राजस्थान में मीनाकारी कला है। ये मीनाकारी कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तो राजस्थान में मीनाकारी कला दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी कला है, उस मीनाकारी कला का क्या है? जादूगर है। और ये जादूगर किसको कहा जाता है? कुदरत सिंह को कहा जाता है। और इस कुदरत सिंह को मीनाकारी कला है। इस मीनाकारी कला के लिए इसको 1988 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री पुरस्कार ही मिला था। तो मीनाकारी कला के लिए 1988 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कलाकार कौन था? कुदरत सिंह। और इस कुदरत सिंह का संबंध किस कला से? मीनाकारी कला से। इसके अलावा इस कला के क्या हुए हैं? और भी कलाकारी हुए। और उन कलाकारों के नाम क्या हैं? एक का नाम तो है श्याम सिंह, एक का नाम है हरि सिंह, एक का नाम है अमर सिंह, एक का नाम है शोभा सिंह। प्रश्न पूछ लिया जाता है श्याम सिंह, हरि सिंह, अमर सिंह, शोभा सिंह, कुदरत सिंह, इन सब का संबंध किस कला से? तो वो कला कौन सी है? मीनाकारी कला। तो अब मीनाकारी कला है राजस्थान में अलग अलग स्थानों की प्रसिद्ध है। जैसे सोने पर या गोल्ड पर क्या की जाती है? मीनाकारी। तो सोने पर मीनाकारी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। एक है चांदी पर मीनाकारी। किस पर मीनाकारी? चांदी पर ही मीनाकारी। और चांदी पर जो मीनाकारी है वो मीनाकारी कहां पर की जाती है? वो की जाती है नाथ द्वारा राजसमंद। नाथ द्वारा कहां पर है? राजसमंद में है। तो कई बार प्रश्न आता है कि चांदी पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध? नाथ द्वारा राजसमंद। पीतल पर मीनाकारी। तो दोस्तों पीतल पर मीनाकारी है वो राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। एक है तांबे पर मीनाकारी। किस पर मीनाकारी? तांबे पर ही मीनाकारी। तो ये तांबे पर जो मीनाकारी है
वो कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। अब मीनाकारी के बारे में कई बार प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थान में मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कोई धातु का नाम नहीं दिया हुआ है, तो वो तो कहाँ होगा? जयपुर। प्रश्न आ जाए कि सोने पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तब क्या होगा? प्रतापगढ़। चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा राजसमंद। पित्तल पर मीनाकारी जयपुर। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा। ये बात हो गई किस कला के बारे में? मीनाकारी कला के बारे में। उसके बाद में अगली कला है तबकी कला। अगली कला कौन सी है? तबक कला। अब बात आती कि साहब ये तबक कला क्या होती है? चांदी है, और इस चांदी के क्या होते हैं? पतले पतले तार होते हैं, और उन पतले पतले तारों को हिरण की क्या होती है? खाल होती है, और उस हिरण की खाल की कई परतें होती हैं। तो हिरण की खाल की कई परतों के मध्य रखकर उन तारों को पीटा जाता है। तो हिरण की क्या होती है? खाल होती है, उस खाल की कई परतें होती हैं, और उन परतों के बीच में चांदी के क्या रख दिए जाते? पतले पतले तार रख दिए जाते। रखने के बाद में उस खाल की क्या की जाती है? पिटाई की जाती है, और पिटाई के फलस्वरूप उन चांदी के तारों का एक क्या बन जाता है? पत्ता बन जाता है। और पत्ता बनने की जो कला होती है, उस कला को क्या कहा जाता है? तबक कहा जाता है। तबक कला है। इस तबक कला के क्या होते हैं? कारीगरी होते हैं, और इन कारीगरों को क्या कहा जाता है? पन्नीगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पन्नीगर। तो राजस्थान में ये पन्नीगर कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के क्या है? प्रसिद्ध है। अब बात आती कि साहब चांदी के तारों से जो पत्ता बनता है या पन्ना बनता है, उसका प्रयोग मिठाइयों पर लगाने के लिए किया जाता है, जिसको हम स्थानीय भाषा में कहते हैं बरख। क्या कहते हैं? बरख कहते हैं। तो तबक कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। इस कला के कारीगरों को क्या कहा जाता है? पन्नीगर। और राजस्थान में ये पन्नीगर है, ये पन्नीगर भी कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के। तो ये बात हो गई तबक कला के बारे में। अगली कला है तहनिसा कला। कौन सी कला? तहनिसा कला। अब बात आती कि साहब ये तहनिसा कला क्या होती है? किसी वस्तु पर डिजाइन होती है, उस डिजाइन को गहरा खोदकर पीतल व सोने के तारों से क्या कर दी जाती है? जड़ाई कर दी जाती है। तो वो कला क्या कहलाती है? तब वो कला कहलाती है तहनिसा कला। तो किसी वस्तु पर डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें पीतल व सोने के तारों से
की जाने वाली जड़ाई क्या कहलाती है? तहनिशा कहलाती है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, इस मार्कर पर भी हम कौन सा काम करवा सकते? तहनिशा का काम करवा सकते। तो तहनिशा का काम करवाने के लिए इस मार्कर पर सबसे पहले हमें क्या करवानी पड़ेगी? गहरी खुदाई करवानी पड़ेगी अलग अलग डिजाइनों में। जहां पर डिजाइन बनाई है वहां पर पीतल और सोने के तारों से क्या कर दी जाती है? जड़ाई कर दी जाती है। तो वो कला क्या हो जाती है? तहनिशा कला हो जाती है। तहनिशा कला का जो कार्य, ये कार्य एक तो होता है अलवर जिले में, और अलवर जिले में ये कार्य किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? तलवार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। एक ये कार्य होता है उदयपुरी जिले में, और उदयपुर जिले में ये कार्य किनके द्वारा किया जाता है? सिकलीगर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। तो कई बार प्रश्न आता है, तहनिशा कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर और उदयपुर में। अलवर जिले में तलवार जाति व उदयपुर जिले में सिकलीगर जाति के लोगों द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो वो कौन सी कला के लिए जाने जाते हैं? तहनिशा कला के लिए। अगली कला है कोफतगिरी। कौन सी कला है? कोफतगिरी। अब बात आती कि साहब ये कोफतगिरी क्या होती है? फौलाद है, इस फौलाद से बनी हुई वस्तुओं पर सोने व पीतल के तारों से जड़ाई करने की क्या होती है? कला होती है। उस कला को हम क्या कहते हैं? कोफतगिरी। तो फौलाद का मतलब होता है ठोस लोहा, और उस ठोस लोहे से बनी हुई क्या होती है? वस्तुएं होती हैं, और उन वस्तुओं पर सोने और पीतल के तारों से क्या कर दी जाती है? जड़ाई कर दी जाती है। तो वो कला क्या कहलाती है? कोफतगिरी। राजस्थान में कोफतगिरी का जो कार्य है, ये कार्य एक तो कहां पर होता है? जयपुर में होता है, और एक कहां पर होता है? अलवर में होता है। तो ये बात हो गई किस कला के बारे में? कोफतगिरी। कोफतगिरी के बाद में अगली कला है मुरादाबादी कला। कौन सी कला? मुरादाबादी कला। इस कला में क्या होते? पीतल के क्या होते हैं? बर्तन होते हैं, और उन पीतल के बर्तनों पर सोने के तारों से क्या कर दी जाती है? जड़ाई कर दी जाती है। तो वो कला क्या कहलाती है? मुरादाबादी कला। तो पीतल के बर्तनों पर सोने के तारों से जड़ाई करने की कला को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मुरादाबादी कला। मुरादाबादी कला है, ये कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये राजस्थान में प्रसिद्ध है जयपुर और अलवर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर की। अगली कला है रमकड़ा कला। कौन सी कला? रमकड़ा कला। अब बात आती कि साहब ये रमकड़ा कला क्या होती है? कौन सा पत्थर होता है? घिया पत्थर।
इसको हम क्या कह सकते हैं, मुलायम पत्थर। और इसी को अंग्रेजी में हम क्या कह सकते हैं, सोपी स्टोन। तो घिया पत्थर, मुलायम पत्थर या सोप स्टोन से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां व खिलौने बनाने की क्या होती है, कला होती है। और उस कला को हम क्या कह सकते हैं, रमकड़ा कला। और राजस्थान में ये रमकड़ा कला है, इसके लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है, तो वो गांव है गलियाकोट। और ये गलियाकोट है, ये कहां पर पड़ता है, डूंगरपुर। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सा गांव जाना जाता है, तो वो गांव है गलियाकोट। और गलियाकोट गांव कहां पर पड़ता है, डूंगरपुर में। और इसी गलियाकोट गांव में दाऊदी संप्रदाय में, सॉरी, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का यहां पर सबसे बड़ा क्या लगता है, उर्स या मेला लगता है। और बाकी की बात दोस्तों हमें नेक्स्ट क्लास में